नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबके खबर। मध्य प्रदेश में अब मतदान में 22 दिन मुश्किल से शेष बचे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी भी चुनाव कोई बहुत तेज नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जरूर कुछ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव में बड़ी ठंडक सी दिखाई दे रही है। इस बार का चुनाव इतना ठंडा क्यों है, ये जानने के लिए हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी के पास। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई और भी प्रश्न है दीपक जी के लिए, लेकिन पहला प्रश्न है कि दीपक जी, इस बार का चुनाव इतना ठंडा क्यों है? आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। आप देख रहे होंगे दीपक जी कि किस तरह से इस बार चुनाव में जो तेजी आ जाया करती थी उस तेजी दिखाई नहीं दे रही है। केवल राजनीतिक दलों पर ये पुतले दहन और इसके अलावा अभी कोई चुनाव में तेजी नहीं आई है, बड़ी ठंडक सी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है रवीन जी कि ये चुनाव बहुत सारी पृष्ठभूमियों में हो रहा है। दो महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि जो हैं मुझे लगती हैं वो है, एक तो कोविड के बाद में ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव है। हालांकि नगरीय निकायों के चुनाव हुए पर हम लोगों ने देखे कि उनमें भी कोई बहुत वैसा उत्साह रहा हो वैसा नहीं था। दूसरी जो बड़ी पृष्ठभूमि है मध्य प्रदेश में, जो दल बदल हुआ था 2020 में, जिस तरह से कांग्रेस के चुने हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, तो उसकी पृष्ठभूमि भी कहीं है। अब सवाल यह है कि उस पृष्ठभूमि का इस बार लो प्रोफाइल होने का क्या संबंध है। तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में एक नैराश्य का भाव है नेताओं को लेकर, क्योंकि जिस तरह का अवमूल्यन राजनीतिज्ञों ने, नेताओं ने पिछले 4-5 वर्षों के भीतर किया, उससे लोगों का मन थोड़ा सा खराब हो गया। और ये बात दोनों दलों के नेताओं पर लागू होती है। ये कहें कि कांग्रेस उससे अछूती है तो ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वो जो अंश है, जो प्रतिशत है, वो भाजपा के नेताओं के प्रति ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है। दूसरा, जो सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, उन्होंने चूंकि चुनाव के बारे में, ये पिछले उपचुनाव जब हुए, 22 उपचुनाव हुए, तभी से ये साबित करना चालू कर दिया कि पैसों के दम पर हम ये चुनाव जीत सकते हैं। तो जनता को भी अब ये लगने लगा है कि यदि इनको पैसों के दम पर जीतना ही है तो हम इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम क्यों परेशान हो। अन्यथा पहले चुनाव एक तरह के उत्सव हुआ करते थे, पब्लिक चुनाव लड़ा करती थी, पब्लिक भी उसमें हिस्सा लेती थी। तीसरी जो बात है वो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के पहले भी हाइप पर ले गई, जिस तरह के कार्यक्रम सरकारी पैसे से जो आयोजित किए और उसमें जिस तरह की जनता को कलेक्टरों के माध्यम से ढो ढो के लाया गया, तो वो एक कहीं पर एक थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं कि विरक्ति जैसा भाव है। चौथा एक जो बिंदु है, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से एक रणनीतिक उनकी जो स्ट्रैटेजी है, कि कांग्रेस ने पिछले 3.5 सालों तक पहली बार ये हुआ कि उन्होंने जमीन पर जो वातावरण के अतिरिक्त अपने बूथ और अपने संगठन पर काम किया। तो इस बार कांग्रेस कुछ अपने संगठन पर रिलाई कर रही है और उनको ये लग रहा है कि इस बार चूंकि जब जनता खुद ही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, तो हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के हम जबरदस्ती क्यों बीच में आए, जब जनता खुद ही बीजेपी के नेताओं से दो हाथ करने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस कुछ स्ट्रैटेजिकली अपनी तरफ से इस पूरे इलेक्शन को लो प्रोफाइल किए हुए है और उनके लो प्रोफाइल करने के कारण भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब यदि हम जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे तो उनको कुछ शर्म का अनुभव हो रहा है कि कहीं इसमें जनता फिर हमसे ना चिढ़ जाए कि देखो ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें मुझे लग रही हैं। दीपक जी, मध्य प्रदेश में हाथ में काम हो ना हो लोगों के हाथ में है, लेकिन हर हाथ में मोबाइल जरूर है। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया, चूंकि सबके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो नेताओं के तमाम सारे विचार, उनकी बातें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। वो घर बैठ के ही सब सुन रहा है, इसलिए वो घर से निकलना नहीं चाहता। क्यों हम आम सभाओं में जाएं, क्यों नेताओं को सुनने जाएं? उनके विचार तो वो खुद यहीं बैठ के सुन रहा है, घर बैठ के। इसका भी एक सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस सुस्ती के पीछे। नहीं हो सकता नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की जो मैं मिस कर रहा था। निश्चित तौर पर जो सोशल मीडिया है, या जिसको सोशल मीडिया, तो अब चूंकि वो शब्द बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, तो जो डिजिटल मीडिया है, जो डिजिटल फोरम है, इस पर से अब ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम हो रही हैं, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो। और इसमें कहीं ना कहीं
जो पैसा लगाया जाता है वो तो होता ही है, राजनीतिक दल पैसे लगा के अपने हजारों हजार जो जिनको बोलते सोशल मीडिया वॉरियर्स उनको बिठाते हैं, पर ये चीज कभी नहीं हो सकती जब तक कि जनता उस चीज को फॉरवर्ड, लाइक या पसंद ना करे। तो बहुत बड़ा कारण बिल्कुल सही कह रहे हैं ये है। और मैं एक आपको छोटा सा पैमाना बताऊं, आपके दर्शकों को भी शायद जान के अच्छा लगेगा। मैं इस तरह से आकलन करता हूं कि किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी, कोई किसी को क्यों पसंद किया जा रहा है या नहीं पसंद किया जा रहा है, उसके जितने कार्यक्रमों को लाइक्स हैं, व्यूज हैं, यदि उसको देखा जा रहा है, और यदि अभी आप पाएंगे तो जितने भी सरकार के समर्थन में जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या जो उस तरह की पत्रकारिता करते हैं कि जिसमें सरकार का पक्ष ज्यादा दिखाते हैं, उनके लिए कितने व्यूज आ रहे हैं, और जो सरकार की खिलाफत करते हैं या सत्ताधारी दल की जो लोग खिलाफत या यूं कहें कि न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आजकल न्यूट्रल होना भी एक तरह की खिलाफत करने जैसा हो गया है, क्योंकि खिलाफत को चूंकि सरकारें पसंद नहीं करती, सत्ताधारी दल पसंद नहीं करता, तो जो न्यूट्रल हैं उन पर यदि ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं तो कुछ कुछ मुझे जनता का रुझान वहां से पता चलता है। पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस चुनाव में कहीं पर भी जिसको कहें कि उसका निरुत्साह का वातावरण नहीं है, वहां पर तो खूब उत्साह दिख रहा है। दीपक जी, एक नई चीज मैं इस चुनाव में देख रहा हूं, जो मैं पिछले 35 साल से 40 साल से जर्नलिज्म में हूं। ये पहले क्या होता था कि यदि आपको टिकट नहीं मिली या आपके पसंद के नेता को टिकट नहीं मिली तो लोग अपनी पार्टी में रह के बदला लेते थे, जिसको हम लोग भीतरघात के नाम से जानते थे, कि भीतरघात करते थे और उसको हरा देते थे। इस बार भीतरघात का शब्द खत्म हो गया है, बगावत। जहां देखिए वहां बगावत हो रही है, पसंद नहीं है तो उसी समय बगावत, आपके प्रदेश कार्यालय में बगावत होगी, नेता का पुतला जलाया जा रहा है, विरोध हो रहा है। और इस बार विचार नहीं है, वैचारिक कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही। एक राष्ट्रवादी पार्टी थी लेकिन वहां भी कोई अब विचार दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट नहीं लगता पार्टी छोड़ने के लिए, और बगावत हो रही है। तो आपको क्या लगता है, जो भीतरघात ज्यादा ठीक था या ये जो बगावत हो रही है पार्टियों में, ये ज्यादा ठीक है? राजनीति के लिए, प्रदेश के लिए, जनहित में क्या उचित है? एक मुझे लगता है कि राजनीति में और बगावत, अब तो कम से कम बगावत नहीं है, ये सौदेबाजी होती है, सीधी सीधी सी बात। मुझे टिकट मिला तो सब ठीक है, मुझे टिकट नहीं मिला तो सब खराब है, मुझे मंत्री बनाया तो सब ठीक है, नहीं बनाया। जिस तरह से 2020 में जो 22-24 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ के रातों रात तख्ता पलट किया कमलनाथ सरकार का, उसके बाद से ये लगभग न्यू नॉर्मल जैसा हो गया। उसके कारण कांग्रेस में तो जो समस्याएं हुई, कांग्रेस की सरकार गई, वो तो ठीक था। उसका ज्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के भीतर पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को शुचिता और पंचनिष्ठा की पार्टी कहती थी। वहां वो सब चीजें खत्म हो गई, और जो यहां कांग्रेस से जो लोग गए थे, और जिस तरह का मंत्रिमंडल में जिसको बोलते हैं कि कमाऊ विभागों का बंटवारा हुआ, तो उससे लगने लगा कि राजनीति का मतलब अब केवल पैसा कमाना है। तो जो स्टैंडर्ड्स थे, जो नैतिक स्टैंडर्ड्स थे मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो भी जितने भी थे, वो सब 2020 में धाराशायी हो गए। अब जो लोग हैं वो केवल अपनी सुविधा के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा की बात करती थी, आज मुझे लगता है कि वो विचारधारा की बात, जो कांग्रेस संविधान की विचारधारा की बात करती है, वहां पर हमें ज्यादा विचारधारा नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है सीधे से जो हो गई कि येन केन प्रकारेण हमें सत्ता चाहिए, तो उससे जो ओवरऑल जो ह्रास हुआ वातावरण में, वही अब टिकटों में परिलक्षित हो रहा है। तो बीजेपी का कौन कांग्रेस में चला गया, कौन कांग्रेस का बीजेपी में आ गया, रातों रात पता नहीं चलता। कल आपको टिकट एक पार्टी से मिला था, टिकट जैसे ही आपका बदला, आप दूसरे दिन दूसरी पार्टी में चले गए। तो कोई निष्ठा, कोई विचार, कोई, तो अब सीधी सीधी सौदेबाजी हो गई है। और मुझे लगता है कि शायद जनता इस बार, यही कारण है कि मौन है, और शायद इस सौदेबाजी से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि जिस तरह की सौदेबाजी मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रही है या हुई है। जब जनता मौन होती है, मतदाता मौन होता है, तो परिणाम बड़े अप्रत्याशित होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस बार का परिणाम बड़ा अप्रत्याशित होगा? मुझे पता नहीं, मैंने आपसे ही इंटरव्यू में कहा या नहीं कहा, मुझे तो परिणाम बिल्कुल दीवार पर बिल्कुल खुली इबारत की तरह नजर आते हैं। लेकिन चूंकि एक निष्पक्षता का तकाजा है, और आप कोई जिसको कहें कि कोई वो नहीं है, और मैं भी उस तरह से नहीं कहूंगा एक सार्वजनिक मंच पर, मुझे जो परिणाम है बिल्कुल एकदम क्लियर नजर आते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। अब
उसको आश्चर्य माना जाए या ना माना जाए, पर मुझे लगता है कि ये परिणाम मध्य प्रदेश के बिल्कुल 6 महीने पहले से जनता के मुंह पर थे। एक चीज और है कि अभी जब हम बात कर रहे थे भीतरघात और बगावत की, तो सिंधिया जी का भी आपने उल्लेख किया कि सिंधिया जी के साथ 22 लोगों ने बगावत की और सरकार का मतलब तख्ता पलट कर दिया। हम ये देख रहे हैं कि सिंधिया जी के साथ जो बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े समर्पण के साथ जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, बीजेपी ने उन 6 लोगों को घर बिठा दिया, उनकी राजनीति के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आपको लगता है कि इस तरह से जो धोखाधड़ी कह सकते हो आप दगा कह सकते हो, उनके साथ छल हो गया? जो बेचारे आए थे बड़े उम्मीदों के साथ बीजेपी में आए थे, या तो ये है कि उनको जो मिलना मिल गया, उनको जो कमाना कमा लिया, उनके साथ खत्म। क्या लगता है ये 6 लोगों की जो राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा है, इसके बाद क्या लोग सिंधिया जी के साथ आने की हिम्मत करेंगे आगे? देखिए, विधायकों का तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि विधायक यदि गए, जो चुनाव जीते या जिनको टिकट नहीं मिला, तो एक तरह के वो विधायक थे। पर जितने भी लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जो गैर विधायक थे जो गए, उनमें से ज़्यादातर आज कांग्रेस पार्टी में वापस आ चुके हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि जब हमारे नेता की ही कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग बीजेपी के अंदर नहीं है, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को छोड़कर मध्य प्रदेश का नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया को आत्मसात नहीं कर पाया है। कहने के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन आज भी वो जो महाराज वाली जो भाजपा जिसको राजनीतिक बोलते हैं, वो अलग है। हालांकि इसमें कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि राजमाता सिंधिया यही करती थी, राजमाता भी इसी तरह से अपने गुट को प्रश्रय देती थी। पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से जो विधायकों को टिकट नहीं मिली, उनको लेके मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा सहानुभूति का वातावरण है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो लोग गए थे उस समय, मुझे पता नहीं पैसे लेके गए थे, किस तरह से गए थे, क्या था, लेकिन उनके बारे में जो जनश्रुतियों में और जो जनभावना है, वो कोई बहुत अच्छे व्यक्ति की नहीं है। हमारे यहाँ आप याद करिए, एक जो शिक्षक होते हैं जो साइकिल पर चलते हैं, जिनकी कोई बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती, जो कोई बहुत उस तरह से, लेकिन उनका सम्मान होता है। हमेशा कभी भी शराब का व्यापार कोई भी करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, भी पैसे वाला हो कोई कर, लेकिन जब शिक्षक का बेटा यदि शराब का व्यापार करता है तो लोग कहते हैं अरे आपने ऐसा किया। इसका मतलब यह है आज भी लोग अच्छे मूल्यों, अच्छे व्यक्तियों, अच्छे गुणों को समर्थन देते हैं। वो कहें भले ना, एक क्षण के लिए हो सकता है वो अपनी वोट पैसा लेके बेच दें, पर वो हमेशा चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो अच्छा है, जो सद्गुणी है, जो निश्चित मूल्यों के लिए खड़ा होता है, उसके साथ में वो हमेशा खड़े होते हैं। तो ये एक जो मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और इस बार के परिणाम शायद बताएंगे, और शायद इस बार के परिणाम के बाद मध्य प्रदेश में इस तरह का दल बदल का सिलसिला शायद बंद हो जाए। एक सवाल और था, लेकिन उसका जवाब आपने मुझसे पहले ही दे दिया। मैं पूछने वाला था कि अब जबकि दोनों पार्टियों ने टिकट वितरण कर दिया है, तो ऊंट किस करवट बैठ रहा है, लेकिन आपने कहा कि एक निष्पक्षता का आवरण सामने होने के कारण से आप क्लियर नहीं बता रहे हैं। तो अब मैं अपने प्रश्न को बदल के पूछता हूं, मध्य प्रदेश में जिस तरह रेवड़ी बांटने का कल्चर शुरू हुआ है, बात तो की जाती है कि रेवड़ी नहीं बढ़ना चाहिए, और जो राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर रेवड़ी का विरोध करता है, उसी राजनीतिक दल के लोगों ने इतनी सारी घोषणाएं, इतनी सारी रेवड़ियां बांट दी है मध्य प्रदेश में कि आने वाला, चाहे वो बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। लाडली बहना योजना के तहत 26 विभागों का बजट रोकने के बाद वो पेमेंट किया गया, हम सबको पता है। आज भी तमाम सारे विभाग परेशान है, पैसा नहीं है फंड उसमें। अब यदि कांग्रेस की भी सरकार आ जाती है तो उन्होंने भी कह दिया हम नारी सम्मान निधि देंगे, हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पैसा देंगे। अब क्या इस तरह से सरकार चल पाएगी आगे जाके? मान लीजिए आज कांग्रेस आ जाती है तो क्या वो सरकार चला पाएंगे? 35 से 40 हजार करोड़ रुपया प्रति वर्ष यदि मुफ्त की रेवड़ियों पर बांटा जाएगा, तो ये क्या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए उचित है? देखिए, ऐसा बोलते हैं कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, और वाइस वर्सा, कि अच्छी राजनीति यदि आपको करना है तो फिर आपका अर्थशास्त्र बिगड़ेगा, और यदि आपको अच्छा अर्थशास्त्र करना है तो आप राजनीति आपकी बिगड़ेगी। ये पूरी दुनिया के सामने यही समस्याएं हैं। जिस तरह से आर्थिक उदारीकरण के बाद से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी,
जिस तरह से आय में असमानता बढ़ी, ये कम आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में गरीबों की संख्या और बढ़ गई। भारत में जो अमीर हैं वो ज्यादा अमीर हो गए, गरीब और ज्यादा गरीब हुए। पूरी दुनिया का अब ये मॉडल है जिसके लिए हम लोगों ने रेवड़ी नाम दे दिया। वो बिल्कुल गलत नाम है रेवड़ी, फ्रीबीज जिसको बोलते हैं। ये फ्रीबीज बेसिकली ये सोशल सिक्योरिटी के टूल्स हैं कि समाज में आप सामाजिक सुरक्षा किस तरह से दें। पूरी दुनिया में इसको लेके जो 80 के बाद में उदारीकरण आया तो हर चीज फ्रीबीज के खिलाफ होती गई। लेकिन आज लोगों को लग रहा है कि यदि फ्रीबीज नहीं दी गई तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं ये बंद हो जाएंगी, ये जो आर्थिक गति के जो पहिए हैं ये रुक जाएंगे। तो ये बड़ा डायलेमा है इसको लेके। और रेवड़ी शब्द तो नहीं, फ्रीबी शब्द भी नहीं, इसको मैं सोशल सिक्योरिटी कहूंगा। रहा सवाल इसमें कांग्रेस और बीजेपी का, तो मुझे पता नहीं बीजेपी ने क्यों इसका विरोध किया था, क्योंकि बीजेपी भी वही कर रही है जो कांग्रेस करती थी या कह रही है। आर्थिक रूप से लोगों के जेबों में आपको किसी ना किसी बहाने पैसा पहुंचाना पड़ेगा। अब रहा सवाल इसमें कि फिर अर्थव्यवस्था आपकी चलेगी कैसे। स्वाभाविक सी बात है, लोगों पर टैक्स ज्यादा पड़ेगा, लेकिन सरकारों को यह सोचना चाहिए कि बड़े लोग ज्यादा टैक्स दें, गरीब टैक्स ना दें। क्योंकि वो आपके जो दर्शक देख रहे हैं वो एक चीज समझ लें, भले आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन जब आप एक बिस्कुट का पोड़ा खरीदने जाते हैं ना, पैकेट खरीदने जाते हैं, उस पर जो जीएसटी लगता है वही आपका टैक्स है। जिस तरह से सरकारों के खर्चे बढ़ेंगे, आपके टैक्स, केवल पेट्रोल पर ही आप टैक्स थोड़ी दे रहे हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं और आप कुछ भी चीज करते हैं, आप पान का पाउच खरीदते हैं, सो के उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वहां भी टैक्स, साबुन पे टैक्स, पेस्ट पे टैक्स, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो जो लोग केवल इनकम टैक्स दे रहे हैं, बात उनकी नहीं है, आप हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। यदि जीएसटी 18% पानी पर लग रहा है तो आप समझ जाइए। तो ये चिंता की बात है, पर यह चिंता मुझे लगता है कि इतना साधारण संभवतः इसका उत्तर देना नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी, जिनका ये मानना है कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जिन संदर्भों को लेकर, जिन पृष्ठभूमि में ये चुनाव हो रहा है, उसको देखते हुए अब जनता समझ चुकी है। और यही कारण कि अब जनता की कोई रुचि इस चुनाव में नहीं है। पहले ये जो मतदान हुआ करता था, एक उत्सव हुआ करता था, एक त्योहार हुआ करता था, लेकिन जिस तरह का नेताओं ने अपनी छवि बना ली है, नेताओं ने जिस तरह के केवल पैसे कमाने के लिए अपना एक राजनीति को धंधा बना लिया है, इसके कारण से मध्य प्रदेश की जनता में तो कम से कम इस समय हताशा और निराशा दिखाई दे रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप फेसबुक पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।